हाँ जी स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल शावर स्टडी सपोर्ट पर। आपको पता है कि हमने अपनी सीरीज़ स्टार्ट की हुई है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो आज भी इस सीरीज़ में बहुत मज़ा आने वाला है। जिसने भी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, ठीक है, तो मैं उसका लिंक आई बटन पर डाल दूंगा, और बाकी भी जो पिछले तो हमने चैप्टर किए हैं MCQ, उसके भी लिंक मैं आपको इस चैप्टर में इस वीडियो में दे दूँगा। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन ना बहुत ईजी रहने वाले हैं। मैं सारे क्वेश्चन इसीलिए लेके आता हूँ ताकि आपको पता लगे कि कुछ क्वेश्चन बहुत ही आसान रहने वाले हैं, ताकि आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़े कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आने हैं, स्पेशली MCQ। ठीक है, तो आज हम 2026, 2025 और 23 वाले क्वेश्चंस, मिक्स क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, सारे आज क्वेश्चन मिक्स रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना नंबर 19। यस, द पेयर ऑफ इक्वेशन हमें दे रखा है AX + 2y = 9 एंड 3x प्लस by = 18 रिप्रेजेंट अ पैरेलल लाइंस फिर A एंड B आर इंटीजर्स इफ़। देखो यहाँ पे इन्होंने कंडीशन दे दी। कंडीशन देने के बाद ये A और B का रिलेशन पूछ रहे हैं। तो बस अगर आपको माय डियर कंडीशंस की नॉलेज है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी उड़ा दोगे। देखो पहले कंडीशंस क्या होती है, A1/A2 = B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C2। ठीक है, इसी को हम नो सोल्यूशन भी बोलते हैं। नो सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, पैरेलल लाइंस जो कि आपस में कभी भी कट नहीं करती। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनके कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट a है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3, तो पहली रेशियो ये हो गई। यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 2 और यहाँ पे कोएफिशिएंट b है, नॉट इक्वल टू। यहाँ पे लिखो चाहे ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब हम पहली दो रेशियोज़ को उठाएंगे और इनको करने वाले हैं सॉल्व। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या रहने वाला है, ये हमने सारा कुछ लिख लिया। ठीक है, चलिए अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। AB = 6, यहाँ से हमारे पास क्या है, AB = 6। अब ये ऑप्शन में देखिए हमारा ऑप्शन नंबर डी था राइट ऑप्शन। कुछ नहीं करना था, बस कंडीशन अप्लाई करनी है, कोएफिशिएंट को कंपेयर करो। ठीक है, लिखो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ गया, नॉर्मल। चलिए देखिए, आज ना वीडियो भी बहुत शॉर्ट रहेगी। कारण ये नहीं क्वेश्चन कम है, क्वेश्चन उतने ही हैं, पर बहुत ही कमाल के, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है आज। 3 चेयर्स है, 1 टेबल है, जिनकी कॉस्ट है 900 रुपीज़। वहीं पे यहाँ 5 चेयर्स है और 3 टेबल है, उनकी कॉस्ट है 2100। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर को हम x मान लें और कॉस्ट ऑफ 1 टेबल को y मान लें, तो सिचुएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड अलजेब्रिकली एज। अब इस क्वेश्चन को ना कुछ नहीं करना है इसमें, ये कौन सा सब्जेक्टिव है, ये तो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट कर रहे हैं ना। इसमें कुछ मत लेट करने बैठना कि लेट बी द कॉस्ट ऑफ चेयर और चेयर या टेबल, यस x और y, ये कुछ नहीं करना। आप ये देखो कि कहाँ पे मेरे पास, देखो आप इतना देखना है, जो चेयर की कॉस्ट है ना, जो कॉस्ट ऑफ चेयर है वो आपको कितनी दे रखी है, इसने ऑलरेडी गिवन दे रखी है, आपने अपनी तरफ से लेट नहीं करना। कहीं आप पता लगा वहाँ पे आप इसको y मान लो, कुछ मान लो, देखो ऑप्शन में कहीं y दिखा तो उसको टिक करके निकल जाओ, गलत हो जाएगा। ठीक है, आपने बस यहाँ पे हल्का सा देखना है। यहाँ पे देखो चेयर के लिए x दिया हुआ है और टेबल के लिए क्या दिया हुआ है, टेबल के लिए y दिया हुआ है, बस ये देखना है। ठीक है, तो बस आप इसको देखो, 3 चेयर का मतलब 3x, टेबल का मतलब y। ठीक है, बस आप ये देखो 3x + y यहाँ भी है, 3x + y यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब में ही 3x + y है। मतलब दूसरी इक्वेशन देखनी पड़ेगी हमें। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, दूसरी में कितने हैं, 5 चेयर, मतलब 5 को x से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि एक चेयर की कॉस्ट हमारे पास x है, तो 5 चेयर कितने होने वाली है, 5x होने वाली है। अब साथ में कितना है, 3 टेबल, तो 5x + 3y = इसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, 2100। देखो 5x, ये तो 3x उल्टा हो गया, ये भी 3x है, ये भी 5x और ये भी 5x। अब ये दोनों ऑप्शन आपको सेम है क्या, अलग देखो, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है, यहाँ पे 3, तो लास्ट वाले ऑप्शन में तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 दिया हुआ है और हमें चाहिए क्या था, 3x + y और 5x। बस देखते ही ये समझाने में टाइम लगा है। बस आपने एग्जाम में पता क्या करना है, 3 + y, देखो 3x + y देखो कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ तीनों में, इसको पहले ख़त्म कर दो। उसके बाद 5x + 3y देखो कहाँ लिखा है, ये रहा 5x + 3y, ये उल्टा लिखा हुआ, ये भी उल्टा लिखा हुआ है, ये सीधा लिखा हुआ, इसका पहला ऑप्शन गलत था। बस ऐसे करना है एग्जाम में। ठीक है, वो आपको समझ आएगा अच्छे से। चलिए अब अगले कुछ देखते हैं। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x + 2y - 5 = 0, 2x - 4y + 6 = 0। अब ये क्या है, अरे फिर से इसमें चेक करने के लिए तो बोला है, चेक कर लो फिर। A1/A2 क्या है मेरे पास, देखो x का कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है तो 1 है, यहाँ पे कितना 2,
b1 अपॉन b2 का मतलब y का कोफिशिएंट b1 है और y इधर वाले y का कोफिशिएंट है -4 जो कि b2 है, और c1 अपॉन c2 हमारे कांस्टेंट रहते हैं, यहाँ पे -5 है और यहाँ पे 6 है बस। अब ये देख लो क्या पहले वाले दो इक्वल है, देखो ये तो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये तो पहले ही नॉट इक्वल आ गया, तो आगे तो देखने की जरूरत ही नहीं। अगर पहले ही नॉट इक्वल आ जाए तो मेरे पास ये क्या होता है बताओ, सारा कुछ पढ़ा रखा है। जब पहले ही नॉट इक्वल आ जाए हमारे पास तो यूनिक सोल्यूशन होता है। और हमारे पास लाइन कौन सी रहती है बता दो, अगर यूनिक सोल्यूशन है तो लाइन मेरे पास इंटरसेक्टिंग लाइन से रहती है, ठीक है। और अगर एक भी सोल्यूशन मिल जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। अगर कोई भी सोल्यूशन ना मिले तो जो कि हमारे पैरेलल लाइन ही होता है उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। अब ऑप्शन देखते हैं, ये इनकंसिस्टेंट है ना जी, एक सोल्यूशन तो मिल ही रहा तो ये ऑप्शन होगा नहीं। ये कंसिस्टेंट 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 तीनों ऑप्शन में कंसिस्टेंट है, बट हमारे पास यूनिक सोल्यूशन के साथ ये कंसिस्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द। हम करते हैं अपना नंबर 22। इसमें देखो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x + 2y + 5 = 0 -3x - 6y + 1 = 0 हैज़। अब क्या है देखो फिर से चेक, देखो ये 2025 का क्वेश्चन है, देख लो मतलब क्या ही क्वेश्चन है ये, मतलब आप देख लो, मैं इसलिए लेके आया हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस बढ़े, बस और कोई कारण नहीं है, ठीक है। ये मैंने इक्वल नहीं लिखना था, मैंने चेक करने के लिए, अब देखते हैं क्या इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। चलो पहले मैं a1/a2 लिखता हूँ, वो मेरे पास क्या है 1 और इधर हमारे पास है -3, ये लिखना आता है ना सबको, अब लिखना आ चुका होगा अभी तक। b1 यहाँ पे कितना है 2, b2 यहाँ पे कितना -6, c1/c2 देखो क्या है, यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट 5, यहाँ पे है 1, ठीक है। y का कोफिशिएंट हमारा b1 होता है, इधर वाले y का कोफिशिएंट हमारा b2 है -6। अब देखो ये 1/-3 है, इसकी कटिंग करोगे अगर आप b1/b2 को आगे और रिड्यूस करोगे तो 1/-3 आ गया, तो ये दोनों तो इक्वल आ गए, पर ये 5/1 इनके इक्वल नहीं आ रहा। तो बताओ ये कौन सी सोल्यूशन होती है, ये तो क्या होता है, ये हमारे का नो सोल्यूशन आता है, इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होता। और लाइन कौन सी होती है, पैरेलल लाइन, इसमें आपको लाइन भी पूछ सकता है और क्या पूछ सकता है, सोल्यूशन पूछ सकता है, और ये भी पूछ सकता है, ये है इनकंसिस्टेंट, देखो तीन बता दिए मैंने, कुछ भी पूछ सकता है इसमें। तो ढूंढो यहाँ पे नो सोल्यूशन ये रहा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। तो ये 25 का क्वेश्चन है, बस चेक करना था, ये तो लिखने की जरूरत भी नहीं है, तो आपको लिख के दिखा रहा हूँ बस मैं, आपको तो बस उड़ाना है जी। चलो आगे, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये दे रखा है, हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन। अब इसमें कंडीशन दे दी है भाई, ठीक है, अगर कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसके पास यूनिक सोल्यूशन है, तो x = 2 y = 1 देन द वैल्यू ऑफ k। देखो इन कंडीशन को हम बाद में यूज़ करते हैं, पहले ये 2 है, पहले आप a1/a2 निकाल लो, क्या दे रखा है यहाँ पे x कोफिशिएंट 1, इधर भी 1 है, तो a1/a2 कितना आ गया 1 ही आ गया कंप्लीट। b1/b2 देखो कितना है, यहाँ पे -1 और यहाँ पे k, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये दोनों क्या है, यूनिक सोल्यूशन में क्या होता है, दोनों नॉट इक्वल होते हैं, हमारे पास दोनों क्या होते हैं, नॉट इक्वल होते हैं, मतलब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। तो अब इसमें आपके पास क्या आ गया, 1 = नॉट इक्वल टू -1/k, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो k = नॉट इक्वल टू -1 आया। देखो हमारे पास ये जब मैंने कंडीशन यूज़ की तब मेरे पास k नॉट इक्वल टू -1 आ रहा है, ठीक है, बट उसने हमसे k की वैल्यू पूछी है, कब, जब हमारे पास x = क्या हो 2 और y = क्या हो -1, ठीक है। देखो चलो अब मैं उठाता हूँ ये वाली इक्वेशन उठाता हूँ, x + ky = 5। अगर यहाँ पे x की जगह 2 रखता हूँ और y की जगह मैं 1 रखता हूँ तो क्या आ गया 2 + k = 5। अब 2 को जाएगा माइनस कर दो, कितना आ गया 3, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 3। देखो इसने पूछा अलग तरीके से था, देखो यहाँ पे इसने ना यूनिक सोल्यूशन होता तो k नॉट -1 के नॉट इक्वल आना था, पर उसने अपनी तरफ से वैल्यू देके पूछा है, तब ये जाके ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, है तो ये भी आसान था, करना कुछ नहीं था, बस जो वैल्यू दी थी वो उसमें पुट करो। इसमें क्यों नहीं किया, कुछ सोच रहे होंगे क्योंकि इसमें k है नहीं, हमें k चाहिए था, इसीलिए मुझे k वाली इक्वेशन देखनी पड़ी और इसलिए मैंने उसको वहाँ पे पुट किया, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, अब हमारे शुरू हो गया 2026 वाले क्वेश्चन, जो इसी साल आए हुए क्वेश्चन है, जस्ट आपके 2.5 मंथ पहले। द सम ऑफ द एज ऑफ द फादर 3 times the age of his daughter is 59. If the age of the father is x year,
एंड दैट ऑफ हिज डॉटर इज y years, द इक्वेशन रिप्रेजेंट। देखो अगर आप इसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूज होते हो, मैं तो बोलता हूँ अगर 2% भी कंफ्यूज होते हो तो आप खुद से लिख लिया करो, क्योंकि गलत नहीं करना। आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन बिल्कुल सेम मिलेंगे। देखो बोला था ना 3xy और x + 3y दोनों सेम मिलेंगे, कहीं आप गलत मत कर दो। देखो उसने जो बोला उसको देखो, द एज ऑफ द फादर इज x ईयर, तो लेट लिखने की जरूरत नहीं है, एज ऑफ फादर, जैसे सब्जेक्टिव के लिए भी समझा रहा हूँ, मान लो एज ऑफ फादर भी x मान लिया, फादर की एज कितनी x। अब यहाँ पे सम की बात कर रखी है, मतलब सम तो हम बाद में करेंगे। एज ऑफ फादर एंड 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज डॉटर। अब समझ रहे हो किसका सम करना है हमने, एज ऑफ फादर एंड 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज डॉटर। अब जितनी उसकी डॉटर की एज है उसका हम 3 टाइम्स करेंगे, ठीक है। तो मेरी बात सुनो, यहाँ पे डॉटर की एज कितनी थी, एज ऑफ जो हमारे पास डॉटर थी वो कितनी थी, y थी। हमने अपनी तरफ से लेट नहीं किया, जो इन्होंने बोला हमें वही करना पड़ता है। अब मैं कंडीशन कोड देखो, जो फादर की एज थी, एज ऑफ फादर कितनी थी x, 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज डॉटर। अब एज डॉटर की एज कितनी थी y, इसका 3 टाइम्स कितना होगा 3 × y। अब सम बोला तो दोनों का सम कितना दे रखा है, = 59, तो x + 3y = 59। ऑप्शन नंबर सी था राइट ऑप्शन। देखो मैंने कैसे कराया, समझो ध्यान से। फादर की एज हमें x दे रखी थी, लिख लिया। डॉटर की एज हमें y देखी थी, लिख लिया। सम दिया हो तो सम को भी होल्ड कर लो। एज ऑफ द फादर, किसका किसका सम बोला हुआ उन्होंने, फादर की एज का, ठीक है। तो फादर की एज तो x है तो लिख दिया। 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज डॉटर। अब डॉटर की एज कितनी थी y, तो उसका 3 टाइम्स कितना होगा 3y। अब दोनों का सम बोला तो दोनों का सम कर दिया। दिया कितना हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ 59 = 59 रखा, ऑप्शन आ गया, खत्म। समझ रहे हो कितने प्यारे क्वेश्चन है। चलो अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट, जो कि हमारा नंबर 25 है। 2026 वाले ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन। अब आपने इसमें से पता लगाना है कि कौन सा यूनिक सोल्यूशन है। फिर से चेक करने की बारी आ गई, ठीक है। A1/A2 कितना है, अच्छा सभी के लिए चेक करना है तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट डायरेक्ट देखो कि किसका A1/A2 B1/B2 के नॉट इक्वल, यही चेक करते हैं ना हम, बस ये माइंड में रखना आपने कि किसके इक्वल नहीं है। देखो अब पहले हम B से शुरुआत करते हैं। इसका x का कोएफिशिएंट क्या है 1, इसका क्या है 2, इसका y का कोएफिशिएंट 1, इसका 2। ये तो दोनों इक्वल आ गए। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो मतलब ये तो भाई ऑप्शन हो नहीं सकता हमारे यूनिक सोल्यूशन का, तो इसको तो कट कर दो। इसका देखो 1, इसका A2 कितना आया 1, इधर y का कोएफिशिएंट 1, इधर भी 1, तो ये भी दोनों इक्वल आ गए, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। यूनिक सोल्यूशन के लिए पहले दो जो हमारी रेशियो है वो नॉट इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। चलो अब हम शुरू करते हैं सी वाला। सी का चेक करो। अब उसमें x का कोएफिशिएंट कितना है 1, ठीक है, और इधर 1, तो A1/A2 कितना आ गया 1, इधर y का कोएफिशिएंट 1, इधर -1, ये लो ये 1 है और ये -1 है, तो नॉट इक्वल आ गया। तो यही आपका क्या है, ऑप्शन नंबर सी था राइट ऑप्शन। बस इसमें अब देखो ये थोड़े नए तरीके से पूछ लिया। अभी तक क्या पूछ रहा था, सिर्फ ये पूछ रहा था कि मतलब किस मतलब यूनिक सोल्यूशन आपको चेक करना था कि यूनिक सोल्यूशन उसका है या नहीं है, या फिर या और दूसरा कौन सा सोल्यूशन है। इसमें उसने 4 ऑप्शन देकर पूछ रहे किसका यूनिक सोल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे चेक कर सकते हो, ठीक है। तो बस आपने चेक करने कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 किस ऑप्शन में आ रहा है, बस। चलिए अब हम बढ़ते हैं 26 की तरफ। देखो ये ना 26 का क्वेश्चन है और पूछा क्या उन्होंने कि भाई कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट देन, वो कंडीशन बताओ जो कंसिस्टेंट हो। अच्छा मुझे आप ये बात बताओ, इफ़ द पेयर ऑफ लाइन्स एंड इज कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट देन। डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, मतलब वो आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। अब कंसिस्टेंट में 2 चीज़ें होती हैं, समझ रहे हैं आप ध्यान से। कंसिस्टेंट में यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं, पहला यूनिक सोल्यूशन, दूसरा मैनी सोल्यूशन। अब मैनी सोल्यूशन और यूनिक सोल्यूशन, इन दोनों में फ़र्क समझना। अब आपके पास पहले तो एलिमिनेट करो। देखो ये नो सोल्यूशन किसका, ये देखो ये तो नो सोल्यूशन ही हो गया, ख़त्म, ठीक है। और ये यूनिक सोल्यूशन है, ये ऐसी कोई कंडीशन होती है हमारे पास नॉट इक्वल एंड में, ये तो वैसे भी ये तो ऑप्शन ही नहीं है, इसको हटा दो। या तो आपका होगा यूनिक सोल्यूशन या तो होगा आपका
इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। पर दोनों कंसिस्टेंट है, ये भी कंसिस्टेंट है, ये भी कंसिस्टेंट, बट डिपेंडेंट कौन है एक दूसरे पे। अच्छा, आपने अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो कैसे बनेगा, एक के ऊपर एक बनेगा, समझाया था ना मैंने आपको, एक के ऊपर एक बनता है, ऐसे होता है ना, ठीक है। तो अब देखो, मतलब ये एक लाइन के ऊपर एक लाइन नहीं होती है, मतलब जो पहली वाली लाइन दूसरे ऊपर डिपेंड करती है, पर जो हमारे पास इंटरसेक्टिंग होती है वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती। तो मतलब आपने कंसिस्टेंट के साथ डिपेंडेंट में वो ढूंढना है जिसका इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। बस इसमें आपको थोड़ी सी नॉलेज क्या होनी चाहिए थी कि आपने ये देखना है कि डिपेंडेंट क्या होता है, मतलब जो लाइन एक दूसरे के ऊपर कंसाइड करती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। मतलब आपको पता है ना, हर पॉइंट पे कट करती ही जाती है, ठीक है। तो इसलिए हम ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं। चलिए अब हम करते हैं अपना आज का ये लास्ट ही है, तो बस फिनिश करेंगे उसके बाद, ठीक है। इन द गिवन फिगर्स ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन आर शो द पेयर ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इज। अगर आपको ग्राफ दिख रहा है, ये आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा क्लोज आता दिख रहा होगा एक दूसरे का। चलो अब आप बताओ, ये आपस में कट तो कर नहीं रही, पर अगर आपको लग रहा है अगर मैं इसको ऐसे 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 लेके जाऊंगा तो आगे जाके पॉइंट पे मिल जाएंगी, लग रहा है ना आपको, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूँ तो यहाँ पे मिल सकती है, ठीक है। तो अब ऑप्शन देखो, कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि हमारे पास ना लाइनें किसी मिनिमम किसी एक पॉइंट पे तो कट करे ही, ठीक है, चाहे वो एक के ऊपर एक करे, चाहे मिनिमम एक पॉइंट पे कट करे। तो कंसिस्टेंट तो ये दिख नहीं रही, इसको छोड़ दो, कंसिस्टेंट यहाँ पर दिख रही। इनकंसिस्टेंट होल्ड कर लेते हैं। इनकंसिस्टेंट व्हाट कैन बी मेड कंसिस्टेंट बाय एक्सटेंडिंग लाइन। यस, इनकंसिस्टेंट है क्योंकि अभी एक भी पॉइंट पे टच नहीं कर रही, बट हम इसको कंसिस्टेंट बना सकते हैं, कब, बाय एक्सटेंडिंग दिस लाइंस। समझ रहे हो ना, इसको हम एक्सटेंड करके क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आज के सारे क्वेश्चन हमने ख़त्म कर लिए, जितने हमने सोचे थे और डिस्कस किए थे, ठीक है। तो होप आपको ये बड़े ही अच्छे लगे हुए क्वेश्चंस और कॉन्फिडेंस भी आया होगा, नो डाउट, ठीक है। तो अब हम इसके, ये अभी क्वेश्चंस ख़त्म नहीं हुए हैं, हम मैं इसके और क्वेश्चंस लेके आऊँगा, और थोड़े से मैं पुराने क्वेश्चंस लेके आऊँगा, मतलब 21, 22 वाले, ताकि आप उस समय का भी लेवल देखो। अभी के लेवल और उस समय के लेवल में थोड़ा सा फ़र्क होता है, नो डाउट। कोरोना के बाद थोड़ा सा पैटर्न बदला है, फिर उसके बाद लाइटली फिर चेंज हुआ है, अब धीरे धीरे सीबीएसई अपना लेवल और टॉप पे लेके जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आपको उस लेवल के भी क्वेश्चन करवा दिए जाएँ, ठीक है। थोड़े से 10 से 15 क्वेश्चन उसके डिस्कस करेंगे, एक ही वीडियो में लेके आऊँगा, ठीक है। और वो हमारी एमसीक्यू के लिए लास्ट वीडियो रहेगी, फिर हम अपना नेक्स्ट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मूव करेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कमेंट, लाइक एंड शेयर।